हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी, झमाझम। तो साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देते हैं आपको जो पिछले 2025 से लेकर अब तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चन को हम यहाँ सुबह में 7 बजे इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ ये सब कुछ मिल जाए, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट हो रहा है एप्लीकेशन पर, तो अगर आप चाहिए तो इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करिए और उसके साथ साथ जो है ये सारा कुछ मटेरियल है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसको जो है प्राप्त करिए। साथियों, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके आंसर को भी आप देते रहा करें। ठीक है, आइए भैया पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? रिसेंटली व्हिच स्टेट्स 2 बीचेज हैव रिसीव द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? गोवा, केरल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है ओडिशा। जी हाँ, अगर हम बात करें हाल ही में उड़ीसा राज्य के 2 प्रमुख समुद्र तटों को उसके उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन और स्वच्छता के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। यह वैश्विक प्रमाणन जो है डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE, ठीक है, FEE द्वारा उन चुनिंदा तटों को दिया जाता है जो पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण शिक्षा के 33 कड़े मानकों को पूरा करते हैं। इस महत्वपूर्ण मान्यता से उड़ीसा के पर्यटन क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा और यह राज्य को वैश्विक जो है पर्यटन मानचित्र पर अधिक मजबूती से स्थापित करेगा। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के सख्त संरक्षण और समुद्र तटों पर पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ वातावरण जो है सुनिश्चित करने का जोर दे रही है। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। यहाँ पर हाल ही में कौन दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा? रिसेंटली हु हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर? ठीक है, ये आपको बताना है। उससे पहले मैं कहता हूँ बार बार मेरे भाई कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट करते रहो, ना पता हो मेरे बात करो लेकिन कमेंट करो, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, आपका हाथ मस्तिष्क सब कुछ इन्वॉल्व होगा। नहीं तो इधर से सुनेंगे और इधर से निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा इसका। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखा करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लिया करें। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, भारत और इनमें से कोई नहीं, ये जो है आपको इन चारों में से एक आंसर देना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या? भारत। जी हाँ, हाल ही में कौन यानी भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर के उभरा है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर नवाचार के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनने का गौरव हासिल किया है। भारत में पेटेंट फाइलिंग की संख्या में यह भारी उछाल मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण संभव हुआ है। ठीक है, सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पेटेंट प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल व सरल बनाने से आवेदकों में यह वृद्धि हुई है भैया। ठीक है, तो यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब उन सेवाओं का केंद्र नहीं रह गया है बल्कि जो है सक्रिय रूप से नए उत्पादों और आधुनिक तकनीकों का आविष्कार भी कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे के वैगन सुरक्षा के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? साथियों, आप जानते हैं एप्लीकेशन पर रेगुलर बेसिस पर आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपने बैच नहीं भी लिया है तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 49 यानी चार्ज रखा गया, इस चार्ज को पे करके आप अपने एग्जाम तक मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट बनाया गया, बिल्कुल एकदम एग्जाम जैसा। माइनस मार्क के क्वेश्चन को शामिल करते हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन को शामिल करते हो, 40 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर के, सब कुछ एकदम एग्जाम जैसा रखा गया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको जरूर जो है पार्टिसिपेट करें अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर विजिट करें। और हाँ, अगर अभी भी आप इसको परचेज करेंगे तो जो पुराना है सब कुछ आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली विच AI बेस्ड सिस्टम हैज बीन लॉन्च बाय द रेलवेज फॉर वैगन सेफ्टी? ठीक है, यहाँ पर देखिए दृष्टि, कवच, चक्रव्यूह, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई देखिए यहाँ पर सही आंसर बताना है वो है भैया दृष्टि। अगर हम बात करें इस प्रणाली यानी भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए दृष्टि नामक एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मालगाड़ियों के जो है पारगमन के दौरान होने वाली माल की चोरी, दरवाजे खुलने और किसी भी प्रकार की जो है अनधिकृत छेड़छाड़ को रोकना है। ठीक है, अगर हम बात करें दृष्टि जो है दृष्टि सिस्टम में उच्च रेजोल्यूशन वाले एआई कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जो चलती हुई ट्रेन के दौरान वैगन के दरवाजों और तालों की स्थिति का रियल टाइम डेटा सीधे नियंत्रण कक्ष को भेजता है। यदि कोई भी ताला खुला पाया जाता है तो यह संदिग्ध गतिविधि पहचानी जाती है, तो यह सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है, जिससे मानवीय निरीक्षण पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इतना जानते रहें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? रिसेंटली हु हैज़ ओन द जेरूसलम मास्टर 2025 टाइटल? अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद और विश्वनाथ आनंद, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर करना मेरे भाई, सही विकल्प आपको बताना है, सही विकल्प है अर्जुन। जी हाँ, अर्जुन एरिगेसी। अगर हम बात करें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट के अंतिम दौर में उन्होंने दुनिया के कई शीर्ष क्रम के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी असाधारण सामरिक समझ और तेज निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह टूर्नामेंट मुख्य रूप से रैपिड और ब्लिट्स प्रारूपों में खेला गया था, जहां अर्जुन एरिगेसी ने भारी दबाव की स्थिति में भी अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। ठीक है, अगर हम बात करें इस शानदार जीत के साथ अर्जुन एरिगेसी ने न केवल विश्व शतरंज रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि भारत की नई पीढ़ी के सबसे होनहार खिलाड़ियों में अपना स्थान पक्का कर लिया। ठीक है भाई, चलो, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज देयर बीन 47% इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज? जी हाँ, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% हुआ? भाई पता नहीं किस बात की जल्दी है घर वालों को। देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखें जो सही विकल्प है भैया वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, बच्ची है, यहाँ पर आपको दिखाना हालिया सामाजिक रिपोर्ट और जमीनी स्तर के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में बाल विवाह के दर्ज मामलों में 47% की अत्यधिक चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। यह इस असामान्य वृद्धि का एक प्रमुख केंद्र राज्य के ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाके में रहे हैं। ठीक है, जहाँ क्या होता है, जहाँ गरीबी और साक्षरता की कमी होती है के कारण यह कुप्रथा फिर से मतलब अपना सिर उठा रही है। ठीक है, क्योंकि भाई जहाँ गरीबी होती है, कुप्रथाएं होती हैं, वहीं पे सारी चीज़ें जाता है। जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है। मतलब एक, हालांकि ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं बताया 40-45 साल में शादी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अंडर 30 या 30 तक आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, ये जो एक उचित होता है उतना, उससे ज़्यादा नहीं हो। अब देख रहे हैं मरने की उम्र में शादी कर रहा है लोग, आदमी बताओ क्या होगा उसका। तो आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 26 नवंबर 1947? जान मथाई, मोरारजी देसाई, आर के पशमुखम चेट्टी, जवाहरलाल नेहरू? आंसर करना है, सही विकल्प मेरे भाई आप जानते हैं, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आर के पशमुखम चेट्टी। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत का पहला ऐतिहासिक केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री श्री आर कडमुखम चेट्टी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, और यह कोई पूर्ण बजट नहीं था बल्कि एक अंतरिम बजट था जो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 महीने की अवधि को कवर करता था। इस बजट का कुल अंतरिम राजस्व जो है मात्र 171.15 करोड़ था। कितना? 171.15 करोड़ था, CR था। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें इसमें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रक्षा व्यय पर सबसे अधिक धन आवंटित किया गया था। ठीक है, श्री चेट्टी एक अत्यधिक प्रतिष्ठित वकील, कुशल अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने आज़ादी और विभाजन के तुरंत बाद भारत की डगमगाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट पेश किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है, प्रेजेंटेड अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, 280, 360।
जी हाँ, आंसर देना मेरे भाई। सही विकल्प है अनुच्छेद 112। जी हाँ, ये आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है सरकार के लिए यह यह जो है अनिवार्य कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द जैसे इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नए आयकर स्लैब 2026-27 के तहत 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए कर मुक्त जो है आय सीमा कितनी है। ठीक है, तो अंडर द न्यू इनकम टैक्स स्लैब 2026-27 इंक्लूडिंग अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 व्हाट इज द टैक्स फ्री इनकम लिमिट फॉर सैलरी इंडिविजुअल। जी हाँ, यहाँ पर देखें 4 विकल्प 10, 12,75,000 और 15 लाख। ठीक है, तो सही विकल्प है भैया 12,75,000। जी हाँ, 12 लाख आप सैलरी और 75 लाख जो है ये आपका टैक्स डिडक्शन मिला करके 12 लाख जो है 75,000 ये जो है नया कुल मिलाकर के वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय सीमा निर्धारित की गई है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप जॉब में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरते अवसरों का फायदा उठाने के लिए बजट में किस नए मिशन का ऐलान किया गया? व्हिच न्यू मिशन हैज बीन अनाउंस्ड इन द बजट टू लेवरेज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर? डिजिटल इंडिया मिशन, आत्मनिर्भर चिप मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, नैनो टेक मिशन। जी हाँ, आंसर करना मेरे भाई। सही विकल्प है क्या? सही विकल्प है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। जी हाँ, ये है आपका सही विकल्प। अगर हम बात करें भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए स्पष्ट विजन के साथ सरकार ने बजट में उन्नत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है। इस मिशन के दूसरे चरण का मुख्य लक्ष्य केवल चिप को असेंबलिंग पर निर्भर रहने के बजाय भारत के भीतर ही बड़े पैमाने पर फैब सुविधाओं और चिप डिजाइनिंग इकोसिस्टम को विकसित करना है। यह रणनीतिक पहल विदेशी आयात पर भारत की भारी निर्भरता को कम करेगी और देश को महत्वपूर्ण डिजिटल जो है हार्डवेयर व तकनीकी उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएगी। आगे बढ़ते भैया आज के अंतिम क्वेश्चन की, और यहाँ पर देखिए एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने रुपए के विशेष कोष यानी चैंपियन कोष का प्रस्ताव रखा गया? व्हाट अमाउंट हैज बीन प्रपोज फॉर द स्पेशल फंड टू स्ट्रेंथन द एमएसएमई सेक्टर? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। जी भैया, ठीक है, आंसर करो मेरे भाई। सही विकल्प यहाँ पर 10,000 करोड़, ये आपका सही आंसर है। लघु सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई की वृद्धि को तेज करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा बजट में 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स जिसे चैंपियन फंड कहा जाता है स्थापित किया गया। इस विशेष कोष का मुख्य उद्देश्य उन एमएसएमई उद्यमों को सीधा जो है एक्टिविटी फंडिंग प्रदान करना जिनसे तेज जो है वृद्धि की क्षमता है ताकि वे अपना आकार बढ़ा सकें। ठीक है, यह फंड न केवल इन छोटी कंपनियों को आर्थिक मंदी में वित्तीय रूप से स्थिरता प्रदान करेगा बल्कि उन्हें मुख्यधारा के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस विशाल वित्तीय पहल के माध्यम से सरकार का विजन छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में रूपांतरित करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई सुझाव हो कमेंट करिए और ऐप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।